हेलो गाइस, सभी को नमस्कार। तो आज से मैं आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। और ये क्लासेस आपकी हर एग्ज़ाम, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीसीएस हो या कोई अदर स्टेट सर्विस का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में ये क्लासेस आपके काम आएगी या फ़ायदेमंद रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैप क्या होता है? देखिए, मैप हमारे अर्थ की किसी सरफेस की ड्राइंग होती है जिसको हम फ्लैट पेपर पे बनाते हैं, या इसे हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस ऑन फ्लैट पेपर। अब हमारे मैप जो है वो 3 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल, फिजिकल और थीमेटिक मैप। जो पॉलिटिकल मैप होते हैं वो हमें कंट्रीज़, स्टेट, सिटीज़ और डिस्ट्रिक्ट्स, इनकी बाउंड्रीज़ बताते हैं, कैपिटल बताते हैं कंट्री की, स्टेट की कैपिटल बताते हैं, डिस्ट्रिक्ट के नेम बताते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर इंडिया का पॉलिटिकल मैप, इसमें आपको यूनियन टेरिटरीज के नाम, यूनियन टेरिटरी की कैपिटल के नाम, जैसे लद्दाख, लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, इसकी कैपिटल लेह है। उत्तर प्रदेश स्टेट है जिसकी कैपिटल लखनऊ है। स्टेट्स की बाउंड्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़, इन सब के बारे में पता चलता है। तो ये होता है पॉलिटिकल मैप। चलिए, अब फिजिकल मैप क्या होता है? फिजिकल मैप हमें किसी एरिया के लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की जानकारी देते हैं, या आप ये कह सकते हो किसी एरिया की टोपोग्राफी को बताता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर क्या होती है? तो देखिए, लिथोस्फीयर हमारी अर्थ का वो सॉलिड पोर्शन है जहाँ पर हम रहते हैं। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड पोर्शन ऑफ अर्थ ऑन विच वी लिव। अब लिथोस्फीयर में आपके माउंटेन्स, हिल्स, प्लेट्यू, प्लेन, डिप्रेशन ये सब आते हैं, जिसमें से माउंटेन, हिल्स, प्लेट्यू को हम हाईलैंड कहते हैं और प्लेन्स और डिप्रेशन को हम लोलैंड कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, जो निचला पार्ट है वो प्लेन और डिप्रेशन में आता है, और जो थोड़ा हाई पार्ट है और जो हाईलैंड है वो आपका प्लेट्यू और माउंटेन्स या हिल्स में आता है। अब आप बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न होता होगा कि माउंटेन और हिल में क्या डिफरेंस होता है। तो देखो, माउंटेन वो हाईलैंड्स होते हैं जिनकी हाइट सी लेवल से 900 मीटर से ज़्यादा होती है, और हिल्स वो हाईलैंड होते हैं जिनकी हाइट सी लेवल से 300 से 900 मीटर के बीच में होती है, जिसमें दोनों माउंटेन और हिल, इन दोनों की ही स्लोपिंग साइड्स होती है। बस जो डिफरेंस रहता है वो हाइट का रहता है। तो जो माउंटेन और हिल होते हैं वो दोनों ही पॉइंटेड टॉप्ड हाईलैंड होते हैं, और जो प्लेट्यू होते हैं वो फ्लैट टॉप्ड हाईलैंड होते हैं। मतलब इनकी चोंच नहीं होती, ये ऊपर से चपटे होते हैं। जैसे आपका डेटन प्लेट्यू, टिबिटन प्लेट्यू, एट्सेट्रा। अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या होता है। देखो, जो हमारी अर्थ पर किसी भी फॉर्म में वाटर है, जैसे चाहे वो आपका ओशियन में हो, रिवर में हो, लेक में हो, पॉन्ड में हो, चाहे वो वाटर वेपर्स की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में हो, तो ये सब हाइड्रोस्फीयर में आता है। तो जो मैप हमें किसी एरिया के लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर की कंडीशन को बताए वो हमारा फिजिकल मैप होता है। जैसे आप इंडिया का फिजिकल मैप देख सकते हो। इस मैप में जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये प्लेन को बता रहा है, और जो ब्राउन कलर का रीजन है ये आपका हिमालय को बता रहा है, मतलब माउंटेन को बता रहा है।
और ये जो ब्लू कलर की लाइंस है ये आपकी रिवर तो बता रही है। इसमें रिवर जिसका पार्ट है हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है, और माउंटेन और ये प्लेन्स जिसके पार्ट है ये लिथोस्फीयर के पार्ट है। अब देखिए जो हमारे थीमेटिक मैप होते हैं वो किसी एक स्पेसिफिक थीम पर बेस्ड होते हैं। जैसे किसी एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी तो बताना, किसी एरिया में रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन तो बताना। और इसमें हम क्या करते हैं, जैसे पॉपुलेशन डेंसिटी का हमें हमें थीमेटिक मैप ड्रॉ करना है किसी एरिया का, तो पॉपुलेशन डेंसिटी तो बताने के लिए हम हमारे जो गिवन एरिया है उसमें जिस जगह की ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उसे डार्क कलर से शेड करेगी, और जिस जगह की कम पॉपुलेशन डेंसिटी होगी उसे लाइट कलर से शेड करेगी, या डिफरेंट पैटर्न से शो करेगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये इंडिया का पॉपुलेशन का थीमेटिक मैप है। तो इसमें देखिए जो ज़्यादा पॉपुलेशन वाले स्टेट है उसमें हमने डार्क कलर से शेड कर रखा है, और जो लाइट कलर से शेड कर रखा है उन स्टेट्स की कम पॉपुलेशन है। जैसे उदाहरण के लिए आप इस मैप को देखिए, इस मैप में हमने इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी को तो शो कर रखा है। तो जिन एरिया की ज़्यादा हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है उन्हें डार्क कलर से शो कर रखा है, और जिन एरिया की कम पॉपुलेशन डेंसिटी है उन्हें लाइट कलर से शो कर दिखाया हुआ है। अब और अधिक जानकारी के लिए देखो जो मैप बनाने की प्रक्रिया है उसको हम कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी कि आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग मैप इस कार्टोग्राफी। और जो हम मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। द वन वू ड्रॉ मैप इस कार्टोग्राफी। तो अब भैया क्वेश्चन आता है कि ये एटलस क्या होती है। तो देखो एटलस एक बहुत सारे मैप का कलेक्शन होती है। अब कल से जब हम अपनी वर्ल्ड मैपिंग की क्लास चालू करेंगे तो आप सभी के पास एक एटलस होनी चाहिए। हालांकि मैं आपको ये क्लास में ही सारी चीज़ें हाथों से ड्रॉ करवाऊँगा, पर फिर भी उन चीज़ों को असली मैप पर देखने के लिए आपके पास एटलस होनी चाहिए। मैं मेनली ऑक्सफोर्ड की स्टूडेंट एटलस या ऑक्सफोर्ड की ब्लैकस्टोन एटलस को फॉलो करता हूँ। अगर आपके पास और कोई दूसरी एटलस है तो वो भी चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमारी अर्थ है उस पर लगभग 30% जो है वो लैंड है, और 70% जो है वो पानी से घिरी हुई है। इस इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी होने से हमारी अर्थ को ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं, क्योंकि ये स्पेस से देखने में से इस वाटर की वजह से ब्लू कलर की दिखती है। अब जो हमारे यहाँ पर लैंड है वो मेनली दो फॉर्म में है, कॉन्टिनेंट और आइसलैंड की फॉर्म में। और जो वाटर है वो मुख्यतः ओशियन और सी के फॉर्म में है, जिसमें 90% से जो ज़्यादा वाटर मौजूद है हमारी अर्थ पर वो ओशियंस में है। तो भैया ये कॉन्टिनेंट क्या होता है। देखो जी, कॉन्टिनेंट एक ह्यूज लैंड मास होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है। अभी हमारे अर्थ पर टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है और हज़ारों आइलैंड्स है। अब बात करते हैं ये ओशियन क्या होता है। देखो कि ओशियन एक वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर है होता है जो अर्थ की सरफेस पर है। मतलब पृथ्वी की सतह पर वास्ट स्ट्रेच ऑफ वाटर को हम ओशियन कहते हैं। अब जो सी होती है, जो सी होता है वो ओशियन का ही पार्ट होता है एक, जो कि पार्शियली सराउंडेड होता है लैंड से। या आप यही कह सकते हो ओशियन का वो पार्ट जो जो लैंड के करीब होता है उसे सी कहते हैं। अ- अब इनमें डिफरेंस देख लीजिए। जो हमारा ओशियन होता है वो बहुत बड़ा होता है और बहुत गहरा होता है, जबकि जो सी है वो कम गहरा होता है और छोटा होता है। जो ओशियन है उसका टेम्परेचर
कम रहता है, और जो हमारा सी है उसका टेम्परेचर ओशियन के कंपैरिजन में ज़्यादा रहता है, क्योंकि ये लैंड के करीब होता है। अब बात करते हैं कॉन्टिनेंट्स की। देखो, हमारी अर्थ पर अभी 7 कॉन्टिनेंट है, जिसमें सबसे बड़ा एशिया है, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर एंटार्क्टिका, ये पूरा आइस से बना हुआ है, फिर यूरोप, फिर ओशियाना, इसको आप ऑस्ट्रेलिया भी कहते हो। ये चलिए इनको मैप पर देख लेते हैं। ये हमारा आ गया एशिया सबसे बड़ा, फिर अफ्रीका, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर हमारा एंटार्क्टिका, फिर यूरोप, फिर ओशियाना या ऑस्ट्रेलिया। अब बात कर आइसलैंड की। तो आइसलैंड क्या होते हैं हमारे? आइसलैंड स्मॉल लैंड मास होते हैं एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंट, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरे हुए होते हैं। कॉन्टिनेंट जो होते हैं ह्यूज लैंड मास होते हैं, मतलब बहुत बड़े लैंड मास, और आइसलैंड छोटे लैंड मास, जिसमें हमारा सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड है, फिर न्यू जिनेवा, फिर बोरिनो, फिर मेडागास्कर, फिर बैफिन आइलैंड, फिर सुमात्रा। तो ये वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े आइसलैंड है या आइलैंड है। चलिए अब इनको मैप पर भी देख लेते हैं। तो देखिए, ये है हमारा ग्रीनलैंड, और ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है हमारा न्यू जिनेवा, और यहीं बराबर में हमारा बोरिनो, और भैया फिर आता है मेडागास्कर, तो ये हमारा मेडागास्कर है। फिर आता है हमारा बैफिन आइलैंड, कनाडा के जस्ट बराबर में है हमारा बैफिन आइलैंड। ठीक है, अब ये जो है ये है हमारा सुमात्रा। तो ये वर्ल्ड ये कुछ सबसे बड़े आइसलैंड आइलैंड है, इनसे भी बहुत छोटे छोटे कई हज़ारों आइसलैंड आइलैंड है, जिनके आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ इम्पोर्टेंट आइलैंड है, मुख्यतः ये सबसे बड़े आइसलैंड आइलैंड है। चलिए अब बात करते हैं ओशियंस की। तो देखो, अभी वर्ल्ड में 4 ओशियंस है, जिसमें सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन, फिर अटलांटिक ओशियन, फिर इंडियन ओशियन, फिर आर्कटिक ओशियन। और ये जो एंटार्क्टिक ओशियन या साउदर्न ओशियन है, इसको भी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो अभी हम इसको ओशियन की लिस्ट में रखते नहीं है, पर हम इसको भी ओशियन मानते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड में कितने ओशियन हैं, तो अभी आप 4 ही बताना, क्योंकि एंटार्क्टिक ओशियन या साउदर्न ओशियन को अभी मान्यता प्राप्त नहीं है। तो ये एंटार्क्टिक ओशियन और साउदर्न ओशियन का है, ये जो हमारा 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है, इसके नीचे का जो भी पानी है वो एंटार्क्टिक ओशियन या साउदर्न ओशियन में आता है। चलिए अब इनको भी मैप पर देख लेते हैं। तो ये है भैया हमारा सबसे बड़ा पैसिफिक ओशियन। फिर दूसरे नंबर पर आता है हमारा एंटार्क्टिक ओशियन। फिर तीसरे नंबर पर हमारा इंडियन ओशियन, और चौथे नंबर पर आता है हमारा आर्कटिक ओशियन। तो ये हमारा आर्कटिक ओशियन है। और ये जो साउथर्न ओशियन है, इसको भी ओशियन के रूप में मान्यता नहीं है, ये हमारा 60 डिग्री साउथ के नीचे आता है, एंटार्क्टिका के पास। अब देखिए, जो इक्वेटर से ऊपर, जो भूमध्य रेखा से ऊपर का जो अटलांटिक ओशियन है, उसको हम नॉर्थ अटलांटिक ओशियन कहते हैं। और इक्वेटर से नीचे के अटलांटिक ओशियन को हम साउथ अटलांटिक ओशियन भी कहते हैं। ऐसे ही इक्वेटर से ऊपर के पैसिफिक ओशियन को हम नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, और नीचे के पैसिफिक ओशियन को हम साउथ पैसिफिक ओशियन भी कहते हैं। तो ये बात हो गई हमारे ओशियंस की। अब बात करते हैं कि सब कॉन्टिनेंट क्या होता है।
देखो जो सब कॉन्टिनेंट होता है वो एक कॉन्टिनेंट का ही पार्ट होता है जो कि किसी नेचुरल बाउंड्री से कॉन्टिनेंट से अलग होता है, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जैसे कि यहाँ देखिए, इस तरफ हमारा इंडिया हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से अलग है। यहाँ पर हिमालय डिवाइडेड करता है हमें, तो यहाँ पर हिमालय और यहाँ पर आराकान। तो देखिए वेस्ट में तो हमें हिंदुकुश पर्वत ने अलग कर दिया, यहाँ पर हिमालय ने अलग कर दिया, और ईस्ट से आराकान पर्वत श्रृंखला ने अलग कर दिया। तो ये माउंटेन्स क्या है, ये एक तरह से नेचुरल बैरियर है, इसलिए इस रीजन को हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। अब इसमें कौन कौन सी कंट्रीज? सबसे पहले पाकिस्तान, दूसरा हमारा प्यारा देश भारत यानी इंडिया, फिर नेपाल, भूटान, पांचवा है हमारा बांग्लादेश। इसमें अफगानिस्तान नहीं आया था क्योंकि वो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से दूसरी तरफ है। तो हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये 5 कंट्रीज आती है। इसमें श्रीलंका भी नहीं आएगा क्योंकि वो पार्ट स्टेट से सेपरेट रहता है इंडिया से। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। आगे है वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस कंट्री, मतलब वर्ल्ड में सबसे बड़ी आबादी वाले देश। तो इसमें सबसे पहले हमारा इंडिया है, फिर चाइना है, फिर यूएसए, फिर इंडोनेशिया, फिर पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया, फिर ब्राज़ील, फिर बांग्लादेश, फिर रसिया, फिर मैक्सिको, फिर इथोपिया, फिर जापान। ये 12 कंट्रीज़ मिलकर वर्ल्ड में मोर देन 50% पॉपुलेशन को होल्ड करती है, जिसमें हमारे इंडिया का जो शेयर है वो 17.76% है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का। उसके बाद चाइना है जिसका परसेंटेज है वर्ल्ड की पॉपुलेशन में 17.72%। और जो हमारा कॉन्टिनेंट है एशिया, वो अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन को होल्ड करता है, मतलब पूरे वर्ल्ड में 60% लोग एशिया महा कॉन्टिनेंट में रहते हैं। फिर आता है अफ्रीका। अफ्रीका में वर्ल्ड की टोटल 18% पॉपुलेशन रहती है, और यूरोप में अप्रोक्सीमेटली 9%। तो ये तीनों कॉन्टिनेंट वर्ल्ड की 80% पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। अब जैसे कि जो हमारा देश प्यारा भारत है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश है, तो इससे हमारे लिए कई सारे फ़ायदे भी है और कई सारे, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के कुछ फ़ायदे भी होते हैं। पहला, यंग पॉपुलेशन। जो इस वक्त इंडिया में पॉपुलेशन है वो यंग पीपल की ज़्यादा है, यानी कि 15 से 30 साल की आयु के बीच के। और यंग पॉपुलेशन में क्या होता है, एक्टिव माइंड होता है, जिससे वो हमारे कंट्री में डिफरेंट सेक्टर्स में कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। या यंग पीपल की होने की वजह से हमारी कंट्रीज़ में डिफरेंट सेक्टर्स में तेज़ी से ग्रोथ हो सकती है, अगर जो हमारी यंग पॉपुलेशन स्किल्ड है तो। दूसरा, इट लीड टू मोर इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होएगी उतना ही ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होएगा उतनी ही ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। दूसरा, ज़्यादा पॉपुलेशन होने से चीप लेबर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है हर सेक्टर में। अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी होते हैं ज़्यादा पॉपुलेशन होने की। तो चैलेंजेस में पहला आ जाएगा अनएम्प्लॉयमेंट। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होती है उतनी ही रेट से हमें अपनी कंट्री के अंदर एम्प्लॉयमेंट रेट को भी बढ़ाना पड़ता है। दूसरा, पॉवर्टी, विच इज़ द आउटकम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट।
तीसरा है एक्सेसिव और मोर रिक्वायरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग होते उतनी ही ज़्यादा हमें रिसोर्सेज चाहिए। चौथा, हमें उतनी ही ज़्यादा अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो डिसीज़ होती है, बीमारियां होती है, वो क्राउडेड एरिया में ज़्यादा फैलती है और अनक्राउडेड एरिया में कम फैलती है। और इसमें एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी आ जाएंगे। एनवायरमेंटल चैलेंजेस मतलब डिफॉरेस्टेशन, सॉइल डिग्रेडेशन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ही, या जितनी दर से हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतने ही दर से लैंड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, फूड रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी, जिससे हमारा डिफॉरेस्टेशन और आपका सॉइल डिग्रेडेशन होएगा। और इसमें आप लास्ट में ले सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ही अच्छी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करवानी होगी। अब चलिए आगे चलते हैं। तो सपोज़ ये हमारी अर्थ है। तो दोस्तों, जो इक्वेटर से ऊपर वाला पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और जो इक्वेटर से नीचे वाला पार्ट है उसे हम साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। और ये जो इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री से पास होता है, और जो इक्वेटर है वो एक लैटिट्यूड होता है। इसके बारे में मैं आपको जब फिजिकल ज्योग्राफी करेंगे हम तब बताइए। जैसे इक्वेटर हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है, ऐसे ही एक और रेखा होती है या मेरिडियन होता है जो हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। इस मेरिडियन का नाम प्राइम मेरिडियन होता है। ये भी 0 डिग्री से पास होती है, और ये हमारी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में बांटता है। एक है आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। और जब हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो देखिए, इक्वेटर से ऊपर और प्राइम मेरिडियन के लेफ्ट में जो पार्ट है अर्थ का, इस लेफ्ट वाले पार्ट को हम कहते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर, और इक्वेटर से ऊपर और राइट वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ऐसे ही इसको कहते हैं साउथ वेस्टर्न हेमिस्फीयर और इसको साउथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर।